हेलो, मेरा नाम है उज्ज्वल आनंद जैन। आप देख रहे हैं मैकेनिकल सारथी। तो अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी पावर प्लांट की सीरीज़ फॉर एसएससी जेई। तो इससे पहले हमने 5 टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब हमारे 2 टॉपिक और बचे हैं जिसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, लास्ट के 2 टॉपिक्स को। तो आज हम स्टार्ट करने वाले स्टीम टरबाइन के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टीम टरबाइन को। मैं यहाँ हेडिंग डाल लेता हूँ, स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन, ठीक है। देखिए, बेसिकली स्टीम टरबाइन क्या है? इट इज़ अ प्राइम मूवर। इट इज़ अ प्राइम मूवर। ये एक प्राइम मूवर है। इसका मेन फंक्शन क्या है? विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी, ये हीट एनर्जी को ऑफ स्टीम, हीट एनर्जी ऑफ स्टीम इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इनटू मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल वर्क। अच्छा, देखिए, ये क्या है? एक ऐसा प्राइम मूवर है जो कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, की फैक्टर, की पॉइंट, ठीक है, मैं भी की पॉइंट डाल देता हूँ। ये क्या है? देखिए, जो स्टीम टरबाइन है, स्टीम टरबाइन आर एक्सियल फ्लो मशीन। ये सबके सारे जितने भी स्टीम टरबाइन में पढ़ते हैं, ये सारे के सारे एक्सियल फ्लो मशीन है। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था पहले भी कि जो भी एक्सियल फ्लो मशीन होती है उसकी मल्टी स्टेज करना आसान है, क्योंकि फ्लूइड का डायरेक्शन सेम होता है, पैरेलल टू दी एक्सिस, कहीं मूव या कहीं बेंट नहीं होता। तो जिस डायरेक्शन पे फ्लूइड मूव कर रहा है, आप लाइन से सीरीज ऑफ ब्लेड्स लगाते जाइए, तो उसकी स्टेजिंग करनी बड़ी आसान होती है। इसलिए जो भी आप मोस्ट ऑफ द 99% जो टरबाइन देखेंगे स्टीम टरबाइन, वो मल्टी स्टेज होगा। क्यों? क्योंकि वो पहली बात तो एक्सियल फ्लो है, तो एक्सियल फ्लो में स्टेजिंग करना आसान है। ठीक है, एक्सियल फ्लो का मतलब क्या हुआ? दैट इज स्टीम फ्लो ओवर दी plate in a direction parallel to axis of rotation। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल में हम क्लासीफाई कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल, तो इस बेस पे हमने 2 भाग में इसको क्लासीफाई किया है। ठीक है, एक है इम्पल्स टरबाइन, impulse turbine, and second is reaction turbine। ठीक है, एक है इम्पल्स टरबाइन, दूसरा रिएक्शन टरबाइन। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। ठीक है, तो देखिए, जो जो इम्पल्स टरबाइन है, ठीक है, उसमें क्या है? ठीक है, ये है, तो ये जो है, ये शो कर रहा है नोजल को। ठीक है, अभी हम क्या ड्रॉ करने वाले हैं?
अभी हम प्रेशर और वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। ये है मूविंग ब्लेड, दिस इज मूविंग ब्लेड, ठीक है। तो अगर मैं प्रेशर ड्रॉ करूं, सबसे पहले प्रेशर, ठीक है, तो प्रेशर ये यहाँ से शुरू हो रहा है, मान लीजिए ये प्रेशर है, ठीक है, पी नॉट। नोजल में प्रेशर रिड्यूस होता है, ठीक है। इसमें मूविंग ब्लेड में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। वो क्यों, मैं इसके जस्ट नीचे बताऊंगा, पहले आप ये डायग्राम याद कर लीजिए। क्या हुआ, नोजल है तो वहां पे प्रेशर रिड्यूस हुआ, और जो मूविंग ब्लेड है वहाँ प्रेशर कांस्टेंट रहता है इम्पल्स टरबाइन पे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये वाला कि मूविंग ब्लेड में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ये वाला क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ लिया है। तो इम्पल्स टरबाइन पे जो एक्सपांशन होता है वो सिर्फ नोजल में होता है। इम्पल्स टरबाइन पे जो एक्सपांशन होता है दैट इज डिक्रीज ऑफ प्रेशर ओनली हैपेंस इन नोजल। नोजल पे ही सिर्फ एक्सपांशन होगा, मूविंग ब्लेड पे एक्सपांशन नहीं होता। तो इम्पल्स का पहला लाइन आपको याद रखना पड़ेगा कि इम्पल्स में जो एक्सपांशन होगा वो सिर्फ नोजल में होगा, ठीक है। अब मैं अगर वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करूँ तो वो कुछ ऐसा होगा। देखिए नोजल है, सबसे पहला नोजल, तो नोजल में क्या होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, नोजल में वेलोसिटी बढ़ेगी, ये ठीक है। अब देखिए मूविंग ब्लेड में क्या होगी, ये वेलोसिटी कम होगी, क्यों, क्योंकि यही वेलोसिटी से तो वर्क, रोटेशन, मैकेनिकल वर्क मिल रहा है ना। यही वेलोसिटी जब टकराएगी ब्लेड्स में तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और इस डिक्रीज इन वेलोसिटी के कारण हमको क्या मिलेगा, वर्क आउटपुट। तो मूविंग ब्लेड में वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो ये जो डायग्राम है ये वेलोसिटी का है, वेलोसिटी, ठीक है। तो ये इम्पल्स टरबाइन क्लियर हो गया। अब हम एक बार रिएक्शन टरबाइन को देख लेते हैं फ़र्क, फिर हम ये समझेंगे कि इम्पल्स टरबाइन के मूविंग ब्लेड में प्रेशर क्यों कांस्टेंट है, और रिएक्शन टरबाइन के मूविंग ब्लेड में प्रेशर का वेरिएशन क्यों हो रहा है, ठीक है। देखिए ठीक है, तो ये जो है ये दो सेक्शन है। पहला जो है वो फिक्स ब्लेड है, फिक्स ब्लेड। सेकंड जो है वो मूविंग ब्लेड। क्लियर हो गया। यहाँ पे फिर से यहाँ पे प्रेशर पी नॉट पे शुरू हुआ, ठीक है। अब फिक्स ब्लेड है तो यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होता है, ठीक है। ये प्रेशर यहाँ पहुँच गया। अब मूविंग ब्लेड में, रिएक्शन टरबाइन पे मूविंग ब्लेड में भी प्रेशर का रिडक्शन होता है, ये आप याद रखिए। प्रेशर का रिडक्शन मूविंग ब्लेड में भी होता है। तो इस केस में जो P1 है और जो P2 है वो अलग हैं। देखिए रिएक्शन में दोनों, सॉरी इम्पल्स में दोनों सेम थे। P1 इज इक्वल टू P2 मतलब मीन्स मूविंग ब्लेड में प्रेशर कांस्टेंट होता है, इनलेट और आउटलेट प्रेशर सेम होता है। बट रिएक्शन टरबाइन पे मूविंग ब्लेड में भी प्रेशर का रिडक्शन होता है, ठीक है। क्यों होता है भी हम इसको नीचे देंगे, पहले आप वेलोसिटी डायग्राम को समझिए। अगर मैं वेलोसिटी ड्रॉ करूँ तो मूविंग ब्लेड में वेलोसिटी बढ़ेगी, सीधी बात है। सॉरी फिक्स ब्लेड में वेलोसिटी बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि प्रेशर का रिडक्शन हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। मूविंग ब्लेड में अगर आपको लग रहा है कि ये प्रेशर रिड्यूस हो रहा है तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी को भी बढ़ना चाहिए, तो नहीं। यहाँ पे क्या होगा, यही जो वेलोसिटी होगी यही तो आपके वर्क में कन्वर्ट होगी, तो यहाँ तो वेलोसिटी का रिडक्शन होगा। कौन सी वेलोसिटी का, एब्सोल्यूट वेलोसिटी का, v0, v1 एंड v2। ये याद रखना है कि यहाँ पे एब्सोल्यूट वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है, मूविंग ब्लेड में एब्सोल्यूट वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है, ठीक है। मूविंग ब्लेड में एब्सोल्यूट वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है, ठीक है। बट इस प्रेशर के डिक्रीज के कारण, मैं क्या बोला, एब्सोल्यूट वेलोसिटी तो मूविंग ब्लेड में रिड्यूस हो रही है, बट अब आप प्रेशर को देखिए, प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। तो अगर प्रेशर रिड्यूस हो रहा है किसी ब्लेड में तो कोई ना कोई वेलोसिटी तो इंक्रीज होगी। तो मूविंग ब्लेड में रिलेटिव वेलोसिटी इंक्रीज होती है, मूविंग ब्लेड में रिलेटिव वेलोसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है।
जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो बढ़ गई, तो ये VR1 है वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी इनलेट ऑफ मूविंग ब्लेड, ये VR2 है। ये आप अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि ये जो मूविंग ब्लेड का प्रॉब्लम है वो क्यों है। देखिए, जो इम्पल्स टरबाइन है, वहाँ पे जो ब्लेड यूज़ होती है वो होती है प्रोफाइल टाइप। क्लियर? इसमें जो स्टीम फ्लो का एरिया है ब्लेड्स में, मूविंग ब्लेड अगर ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये मान लीजिए इनलेट एरिया है, ये आउटलेट एरिया है, ठीक है, ये स्टीम फ्लो है और स्टीम इन एंड आउट है। तो यहाँ पे जो ये एरिया है ये बराबर है, एरिया बराबर है, तो इसके कारण यहाँ पे प्रेशर का कोई रिडक्शन नहीं होता और रिलेटिव वेलोसिटी का भी कोई इंक्रीज नहीं होता। देखिए, जब भी प्रेशर मूविंग ब्लेड में कम या ज़्यादा होगा तो वहाँ रिलेटिव वेलोसिटी का चेंज होगा। तो मूविंग ब्लेड में, क्योंकि यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया मूविंग ब्लेड में प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी? रिलेटिव वेलोसिटी। तो VR1 इज इक्वल टू VR2, रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि प्रेशर का रिडक्शन नहीं हुआ, प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। जस्ट अ सेकेंड, VR1 टू VR2, ठीक है। क्यों? क्योंकि एरिया कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है। यहाँ पे मैं ड्रॉ किया तो देखिए स्टीम फ्लो हो रही है ऐसी, तो P1 इज इक्वल टू P2, ये 1 सेक्शन है, ये 2 सेक्शन है, तो VR1 इज इक्वल टू VR2। क्यों? क्योंकि एरिया कांस्टेंट है मूविंग ब्लेड का, जिस डायरेक्शन पे वो फ्लो हो रहा है ना स्टीम, उस डायरेक्शन का जो गैप है दो ब्लेड के बीच वो सेम है पूरा, तो उसके कारण कोई एक्सपांशन मूविंग ब्लेड में नहीं हो पा रहा है, कोई भी एक्सपांशन, प्रेशर रिडक्शन मूविंग ब्लेड में नहीं हो रहा है, क्योंकि एरिया कांस्टेंट है। जो जहाँ एरिया कांस्टेंट वहाँ प्रेशर का चेंज भी कांस्टेंट, रिलेटिव वेलोसिटी का भी चेंज कांस्टेंट। पर अगर हम आ जाए किसमें? रिएक्शन टरबाइन पे, तो इसके में जो होता है ब्लेड वो कन्वर्जिंग होता है। ये ब्लेड 1, ये ब्लेड 1, ये ब्लेड 2, इनके बीच जो एरिया है वो कन्वर्जिंग होता है, मतलब एरिया का रिडक्शन हो रहा है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, तो इस केस में क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो प्रेशर डिक्रीज होगा, तो P1 इज ग्रेटर देन P2, VR1 जो होगा वो VR2 से कम होगा, क्योंकि क्या हुआ? प्रेशर रिडक्शन हो गया मूविंग ब्लेड में। क्यों? क्योंकि जो ब्लेड प्रोफाइल के बीच का जो एरिया है वो कैसा हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ और ड्रॉ करूँ, इसको और बढ़ा लेता हूँ लाइन को, क्योंकि इसमें और बची है बात समझनी, ठीक है। देखिए, इसमें जो ब्लेड यूज़ हो रही है, यहाँ पे जो ब्लेड यूज़ हो रही है, ठीक है, जो ब्लेड यूज़ हो रही है वो कैसी यूज़ हो रही है? प्रोफाइल, प्रोफाइल टाइप ब्लेड यूज़ होती है। इम्पल्स टरबाइन में कौन सी ब्लेड यूज़ होती है? प्रोफाइल टाइप। रिएक्शन में कौन सी ब्लेड यूज़ होती है? एरोफॉइल टाइप, महंगी वाली एरोफॉइल, महंगी ब्लेड, एरोफॉइल ब्लेड, टाइप ऑफ ब्लेड एरोफॉइल यूज़ होती है, ठीक है। तो जो इम्पल्स टरबाइन होता है, वहाँ पे इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है? VR1 इज इक्वल टू VR2, अगर कोई लॉस नहीं दिया है तो ये सेम होता है। तो इसमें जो VW1 है माइनस VW2 इंटू यू, ये है V1 स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे क्या होता है? VR भी चेंज होता है, तो यहाँ पे क्या होगा? VW1 माइनस VW2 इंटू यू इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर बाय 2, प्लस यहाँ पे VR2 ज़्यादा होता है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि क्या है? कन्वर्जिंग ब्लेड है, तो कन्वर्ज होगा तो वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ेगी और प्रेशर रिड्यूस होगा मूविंग ब्लेड में। तो ये जो फैक्टर है, ये इसको हम बोलते हैं इम्पल्स इफेक्ट, इम्पल्स के कारण। इसको हम बोलते हैं रिएक्शन इफेक्ट, इम्पल्स इफेक्ट और रिएक्शन इफेक्ट, ठीक है। ये दोनों क्लियर है? ये वेलोसिटी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। तो अगर इस डायग्राम से भी आपको समझ आ रहा होगा कि जो
रिएक्शन टरबाइन है वहाँ पे जो एक्सपांशन होता है वो फिक्स्ड और मूविंग ब्लेड दोनों में हो रहा है, दिख रहा है, देखिए प्रेशर दोनों में रिड्यूस हो रहा है इस केस में। यहाँ पे सिर्फ नोजल में एक्सपांशन हो रहा है, प्रेशर रिड्यूस सिर्फ नोजल में हो रहा है इम्पल्स टरबाइन के केस में। अभी कॉमेडी हो गया, मैंने स्टॉप किया था और हेडिंग डाल रहा था मैं, और मैंने स्टार्ट करना मैं भूल गया, और मैंने ये पूरा चीज़ लिख दी बोलते बोलते, मुझे लगा कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। कोई बात नहीं, मैंने लिख दिए, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो देखिए मैंने लिख लिया पहले से, तो मैं धीरे धीरे आपको चीज़ समझा देता हूँ। देखिए हमने इससे पहले इम्पल्स टरबाइन के बारे में देखा और रिएक्शन टरबाइन के बारे में देखा। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उसका पढ़ रहे हैं, डेट इज डिफरेंस बिटवीन इम्पल्स एंड रिएक्शन टरबाइन। तो एक साइड मैंने इम्पल्स लिखा, एक साइड मैंने रिएक्शन लिख लिया है। तो देखिए मैंने वही चीज़ें लिखी है जो ऑलमोस्ट मैंने 90% बता दिया आपको, कैसे आप खुद देख लीजिए। पहला पॉइंट क्या है, प्रेशर ड्रॉप टेक्स प्लेस ओनली इन नोजल। इम्पल्स का पहला पॉइंट ये है, प्रेशर ड्रॉप, इम्पल्स का क्या है, प्रेशर ड्रॉप टेक्स प्लेस ओनली इन नोजल, देयर इज नो ड्रॉप ऑफ प्रेशर इन मूविंग ब्लेड, ये हमने देख लिया, ठीक है, क्लियर। सिमिलरली अगर मैं रिएक्शन में देखूं तो यहाँ क्या है, प्रेशर ड्रॉप टेक्स प्लेस बोथ इन मूविंग एंड इन फिक्स ब्लेड, ये भी हमने देख लिया ये चीज़ कि रिएक्शन में जो प्रेशर होता है वो दोनों ब्लेड में ड्रॉप होता है, प्रेशर जो है वो दोनों ब्लेड में ड्रॉप होता है। और इन केस ऑफ इम्पल्स टरबाइन जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो सिर्फ नोजल में होता है, मूविंग ब्लेड में क्यों नहीं होता इम्पल्स टरबाइन पे, उसका रीज़न ये नीचे लिखा है। अब इम्पल्स में क्यों नहीं ड्रॉप होता मूविंग ब्लेड में, क्योंकि ब्लेड का जो क्रॉस सेक्शन है, एरिया है, वो कांस्टेंट रखा जाता है, इसलिए नहीं होता ड्रॉप। तो सर रिएक्शन में क्यों ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि जो ब्लेड का क्रॉस सेक्शन है पासेज वाला, जहाँ से वो पास हो रहा है, वो कन्वर्जिंग टाइप है बोथ इन मूविंग एंड फिक्स ब्लेड, इसलिए इसमें ड्रॉप हो रहा है। थर्ड पॉइंट ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि इम्पल्स में जो ब्लेड यूज़ होती है वो प्रोफाइल टाइप होती है, ईजी टू मैन्युफैक्चर बड़े आसानी से हो जाती है। यहाँ होती है एरोफॉइल, डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर, रिएक्शन में एरोफॉइल होती है, ये मैंने ऊपर ही आपको बता दिया ये तीन चीज़ें। ये फोर्थ है जो अब यहाँ पे आप देख लीजिए, जो इम्पल्स टरबाइन होता है यहाँ पे पावर डेवलप और एफिशिएंसी लेस होती है, किसके कंपेयर में, रिएक्शन। तो रिएक्शन की एफिशिएंसी और पावर डेवलप्ड कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये इधर बाजू वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया कि इसके कंपेयर में, इसकी इम्पल्स के कंपेयर में रिएक्शन की पावर डेवलप्ड और एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, इम्पल्स के कंपेयर में रिएक्शन की पावर डेवलप्ड और एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। आप इसका ये लॉजिक लगा सकते हैं कि इम्पल्स में दोनों इफेक्ट होता है, सॉरी इम्पल्स में सिंगल इफेक्ट होता है सिर्फ इम्पल्स का, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो वहाँ पे रिएक्शन को कोई इफेक्ट नहीं होता। आप इसका ट्रिक ये ऐसा याद कर सकते हैं कि क्योंकि रिएक्शन पे इम्पल्स प्लस रिएक्शन का इफेक्ट है, तो उसकी पावर आउटपुट भी ज़्यादा होगी और एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि दो चीज़ मिल के बन रही है ना, तो ये ट्रिक से मैं आपको याद करा रहा हूँ, ठीक है। कई बार जब फंस जाओगे ना एग्ज़ाम में तो कभी कभी ट्रिक आपको बचा लेगी, कभी कभी, ठीक है। तो पार्शियल एडमिशन ऑफ स्टीम नोजल से होगा, जो नोजल से एडमिशन होगा वो पार्शियल होगा किस केस में, इम्पल्स के केस में, ये तो हमको क्लियर है। अब रिएक्शन केस में जो भी ऑल राउंड एडमिशन होता है वो सिर्फ फिक्स ब्लेड से होता है, हमने ऊपर डायग्राम में भी ड्रॉ कर देख लिया है। अब आप ये जो 6 पॉइंट है तो बड़ा लॉजिकल है कि अगर ये कम पावर डेवलप कर रहा है तो स्मॉल आउटपुट पावर कंजम्पशन के लिए हम यूज़ करेंगे जहाँ स्मॉल आउटपुट के डिज़ायर्ड है, और जो रिएक्शन है क्योंकि ज़्यादा पावर डेवलप कर रहा है तो वहाँ ज़्यादा यूज़ करेंगे बड़े पावर प्लांट के लिए। सो टेक्निकल मैंने जो ट्रिक बताई है आपको कि एफिशिएंसी का याद करने का तरीका, वो आप याद रख लीजिए कि इम्पल्स में सिर्फ इम्पल्स इफेक्ट मिल रहा है, इसमें कम पावर आउटपुट और एफिशिएंसी कम है। रिएक्शन में इम्पल्स प्लस रिएक्शन मिलता है, इम्पल्स प्लस रिएक्शन मैंने आपको ऊपर लिखा है ना ये पॉइंट, ये देखिए यहाँ पे इम्पल्स और रिएक्शन मिल के बन रहा है, तो इसलिए रिएक्शन टरबाइन में ज़्यादा पावर आउटपुट मिलेगा। ये ट्रिक से आप ऐसा याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस बिटवीन हो गया दोनों के बीच का जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब हमारा अब स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है टॉपिक, ठीक है। इससे पहले हमने इम्पल्स और रिएक्शन के बारे में जान लिया, अब हम इम्पल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इम्पल्स के अलग अलग टाइप ऑफ टरबाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से इम्पल्स टरबाइन शुरू हो रहा है, तो सबसे पहली हेडिंग जिसकी है, ठीक है, क्या है, सिंपल इम्पल्स टरबाइन,
कैसा है ये? सिंपल है। कौन सा है? इम्पल्स। सिंपल इम्पल्स टरबाइन, जिसको हम बोलते हैं डी लेवल टरबाइन। डी लेवल टरबाइन, सिंपल डेफिनेशन डी लेवल टरबाइन है इसका। बढ़िया। इसमें क्या होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले किसको देखेंगे हम ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले प्रेशर को। सिंपल इम्पल्स टरबाइन, जिसको हम डी लेवल टरबाइन भी बोलते हैं। प्रेशर को अगर मैं प्रेशर का कर्व देखूं, अच्छा सबसे पहले ये है क्या? तो ये है, ये क्या है? नोजल। और ये वाला है मूविंग ब्लेड। आपको ये याद रखना है, ठीक है। प्रेशर क्या है? प्रेशर का नोजल में प्रेशर क्या होगा आप खुद ही सोचिए, कम होने वाला है। मूविंग ब्लेड में प्रेशर कांस्टेंट है, क्योंकि इम्पल्स टरबाइन है। तो मूविंग ब्लेड में तो आप आग बंद करके इम्पल्स टरबाइन, अगर वो टरबाइन इम्पल्स है तो आप मूविंग ब्लेड में प्रेशर कांस्टेंट होने वाला है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ कौन सा? वेलोसिटी। वेलोसिटी में ड्रॉ कर लेता हूँ। तो नोजल में वेलोसिटी बढ़ेगी, करेक्ट बात है। और मूविंग ब्लेड में डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यही वेलोसिटी जो कन्वर्ट होगी ना वर्क आउटपुट में, तो यहाँ पे ये कम हो गई। अब कुछ की पॉइंट देख लीजिए। वेलोसिटी डायग्राम तो आपने देख लिया, प्रेशर डायग्राम देख लिया। ये क्या था? ये एक्चुअली ये बना क्या? ये कैसा है टरबाइन? तो देख लीजिए, इट इज फर्स्ट वर्किंग इम्पल्स टरबाइन। ये पहला वर्किंग इम्पल्स टरबाइन बना था, ठीक है। ये पहला इम्पल्स टरबाइन वर्किंग बना था। इसमें कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेट ऑफ नोजल प्लस मूविंग ब्लेड, ठीक। इसमें सिंगल सेट ऑफ नोजल एंड मूविंग ब्लेड थे। सो इसमें टोटल, इससे क्या होता था, जो टोटल एंथैल्पी ड्रॉप है वो कैसा लेगा? टेक्स प्लेस, जो टोटल एंट्रोपी ड्रॉप है वो टेक्स प्लेस इन अ सिंगल नोजल। एक ही नोजल है, एक ही सेट है, तो एक ही नोजल में पूरा का पूरा एंथैल्पी ड्रॉप हो जाएगा। इसका नुकसान क्या हो? देखो, एक साथ पूरा एंथैल्पी ड्रॉप हो गया नोजल में, और वो कन्वर्ट किस में होगा? वो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक ही सेट में, क्योंकि नोजल एक नोजल बस है, तो एक ही सेट में पूरा कन्वर्ट हो रहा है। तो इससे प्रॉब्लम क्या हुई कि जो इस कन्वर्जन होने के कारण, हाई वेलोसिटी होने के कारण, जो रोटेशनल स्पीड है वो 15,000 20,000 आरपीएम पहुंच गई, ठीक है। इस क्योंकि एंथैल्पी ड्रॉप एक ही सिंगल नोजल में हो रहा है, तो पूरा का पूरा स्पीड एक जगह पे बढ़ जाएगा। इसके कारण विच गिव्स वेरी हाई रोटेशनल स्पीड। इसके कारण क्या होता है? बहुत ज़्यादा रोटेशनल स्पीड हो जाती है। कितनी? ये इंपॉर्टेंट है। 15,000 से 20,000 आरपीएम, बहुत स्पीड है ये। पंद्रह से 20,000 आरपीएम की स्पीड चली जाती है। ये क्या होता है? इससे एक्सीडिंग एक्सीडिंग much above the practical limit।
ऑफ 3000 आरपीएम। ठीक है, देखो प्रैक्टिकल लिमिट लगभग 3000 के आसपास वो झेल सकता है सिस्टम, बट क्योंकि पूरी की पूरी डी लेवल या सिंपल इम्पल्स टरबाइन पे जो एंथैल्पी ड्रॉप है वो एक नोजल पे हो जाती है, तो इतनी हाई वेलोसिटी मिलती है जिसके कारण इतना हाई रोटेशन होता है शाफ्ट का कि जो प्रैक्टिकल आरपीएम है दैट इज 3000 उससे भी 5 to 6 टाइम्स हो जाती है, तो वो सिस्टम फेल हो जाता है। तो ड्यू टू दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्यू टू दिस हाई स्पीड, इस हाई स्पीड के कारण कंपाउंडिंग ऑफ टरबाइन is used to reduce this speed within practical range। कंपाउंडिंग में हम क्या करते हैं कि बहुत अलग अलग स्टेज यूज करते हैं ताकि एक साथ पूरा ट्रांसमिशन ना हो, एक साथ पूरा एक जगह पे अगर ड्रॉप कोई भी चीज़ हो जाएगी तो वो बहुत हाई स्पीड कर देगी, इसलिए हम पार्ट पार्ट में अलग अलग स्टेजेस में ड्रॉप करेंगे। तो इस आधार पर कंपाउंडिंग मीन्स किसको रिड्यूस कर रहे हो आप, तो कंपाउंडिंग होता है मेथड टू रिड्यूस हाई स्पीड ऑफ डी लेवल टरबाइन, और कंपाउंडिंग का जो मतलब होता है, प्रैक्टिकल मतलब होता है वो किसको रिड्यूस कर रहे हो, तो इसलिए हम कंपाउंडिंग जो होती है ना स्टीम टरबाइन की वो दो तरह से होती है, और इन दोनों को मिला दिया जाए तो थर्ड टाइप भी हो जाता है। पहले हम दो टाइप समझ लीजिए, कंपाउंडिंग ऑफ इम्पल्स टरबाइन। यहाँ पे अभी मैं सिर्फ नाम लिखा रहा हूँ, इसके बाद अगले वीडियो में बाकी जो टरबाइन का पोर्शन है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, एक साथ मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा समझने वाला भी चैप्टर है, आपको डायग्राम भी याद करने पड़ेंगे, तो इसमें एकदम जोर से नहीं भागना है, धीरे धीरे इसको पढ़िए, आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इससे ही क्वेश्चन फंसेंगे वो आप खुद ही देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए कंपाउंडिंग दो तरह से है, इसके कॉम्बिनेशन इन दोनों को मिला के थर्ड टाइप भी आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा कंपाउंडिंग का मेथड नहीं है। तो पहला प्रेशर कंपाउंडिंग, सेकेंड वेलोसिटी कंपाउंडिंग। इन्हीं दोनों को आपको पढ़ना है। ठीक है, ये स्टडी करना है। थर्ड इसी का कॉम्बिनेशन, प्रेशर को मिला दो वेलोसिटी से तो थर्ड टाइप ऑफ कंपाउंडिंग बन गया। तो अगर टाइप ऑफ कंपाउंडिंग से पूछता है कौन सा नहीं है, तो जनरली मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो एक ऑप्शन देता है टेम्परेचर कंपाउंडिंग, वो नहीं है आंसर, क्योंकि आपने देख लिया तीनों टाइप की कंपाउंडिंग, टेम्परेचर कंपाउंडिंग। ठीक है, ये नहीं है, नॉट। स्टीम टरबाइन में टेम्परेचर कंपाउंडिंग नाम की चीज़ हम नहीं पढ़ते हैं, प्रेशर वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन, ये तीन टाइप के कंपाउंडिंग आप पढ़ते हैं, जिसमें से दो टाइप की कंपाउंडिंग आपको पढ़ने हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, प्रेशर को बोलते हैं रेट्यू टरबाइन, रेट्यू टरबाइन, वेलोसिटी को बोलते हैं कर्टिस। अब इसका ट्रिक मैं बता देता हूँ याद करने का, अगर किसी को नहीं याद होता तो अब आपको याद हो जाएगा। ये सिंपल सी ट्रिक है, आप कभी नहीं भूलेंगे, मुझे भी याद नहीं था, मैंने अभी भी ट्रिक आपसे पढ़ाते पढ़ाते भी मैंने ट्रिक ही लगाई है। ठीक है, तो मुझे भी याद नहीं था। तो देखिए ट्रिक क्या है यहाँ पे, देखो प्रेशर है, ठीक है, तो प्रेशर से शुरू होता है रेट्यू, तो पी आर से रेट्यू, पी से प्रेशर, उसके अगला वर्ड है प्रेशर, तो पी से रेट्यू, तो रेट्यू। एक बार फिर सोचिए, पी
R, ठीक है। तो प्रेशर इस वर्ड में छुपा है, प्रेशर, और ये रेट्यू, तो दोनों रिलेटेड है। आपको P से R दिख जाएगा, P से R, P से R। थर्ड है वेलोसिटी, तो इसमें होता है कर्टिस। अब आप बताइए, C यहाँ मिल रहा है, C यहाँ मिल रहा है। आप एक बार इसको अच्छे से एक बार फिर से रीड करिए, ट्रिक को आपको गारंटी याद हो जाएगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये। फिर से मैं बोल रहा हूँ, प्रेशर पी आर, प्रेशर पी आर, तो P से प्रेशर, R से रेट्यू, C से अंदर से ट्रिक निकल गई। वेलोसिटी, C आ रहा है तो C से कर्टिस, क्योंकि वेलोसिटी में P नहीं आता। देखो आपको या तो रेट्यू में कन्फ्यूज़न होगा या कर्टिस में कन्फ्यूज़न होगा। तो वेलोसिटी में R भी नहीं आता, P भी नहीं आता, P से पार्शियल टरबाइन भी होता है। तो इसलिए प्रेशर, P से प्रेशर, R से रेट्यू, प्रेशर पी आर। वेलोसिटी C से कर्टिस सीधा है, क्योंकि इसमें 3 या 4 टाइप के टरबाइन है, उसमें से C में सिर्फ कर्टिस में है, ठीक है। तो वेलोसिटी इज फॉर कर्टिस, ठीक है। तो ये आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ट्रिक भी आपको समझ आई होगी। नहीं आई है तो एक बार रिवाइंड करिए वीडियो को और फिर से उसको सुनिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आपको फिर से कॉपी खोलकर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये ट्रिक याद हो जाएगी आपको, तो इससे मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन आता ही है। ये रेट्यू और कर्टिस से या तो मैच द कॉलम आएगा, इस कंपाउंडिंग को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी कंपाउंडिंग दे देगा, प्रेशर कंपाउंडिंग दे देगा, 50% रिएक्शन टरबाइन दे देगा, या 100% टरबाइन दे देगा, कुछ भी दे सकता है। तो आपको मैच द कॉलम इससे आराम से आपको हो जाएगा। इसके बाद हम जो है इन दोनों टरबाइंस के प्रेशर और वेलोसिटी के डायग्राम्स पढ़ेंगे, सिंपल इम्पल्स टरबाइन की कंडीशन पढ़ेंगे, मैक्सिमम एफिशिएंसी किस कंडीशन पे होती है और क्या उसका फॉर्मूला है। सिमिलरली रिएक्शन टरबाइन के बारे में हम पढ़ेंगे, उसका वेलोसिटी डायग्राम पढ़ेंगे और उसका एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखेंगे, मैक्सिमम एफिशिएंसी का स्पेसिफिक स्पीड रेशियो का फॉर्मूला हम देखेंगे। एंड इसके बाद एक इससे रिलेटेड एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, किसका जो वर्क है वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, वो मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो पे। तो ये पार्ट 1 है इम्पल्स टरबाइन का। इसका मैं कल या परसों, मोस्ट प्रोबेबली कल मैं इसका सेकेंड पार्ट भी पढ़ा दूंगा। तो टरबाइन आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपको अलग से थ्योरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। प्रीवियस ईयर का कोई भी स्टैंडर्ड कोई बुक उठा लीजिए जहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का आपको मिल जाए डेटा, उसको आप सॉल्व कर लीजिए। इतना ही आपका एसएससी जे के लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। मैं आपको अगर एसएससी जे के लिए 20% नीड है तो मैं आपको 40% ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो उससे ज़्यादा ही पढ़ा रहा हूँ। अगर इसको भी आप पढ़ लिए तो आप आराम से सॉल्व कर डालेंगे पेपर को, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, की प्रैक्टिस वर्क हार्ड।